हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी पिछली वीडियो में कमेंट्स आई थी कि हमें आप फिज़िकल केमिस्ट्री, जैसे ही मैंने फिज़िक्स के डाले नोट्स डाले, कैसे पढ़ा था और कैसे 8 नंबर से 121 नंबर का सफ़र तय किया था, उसके बाद आया कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री के लिए बताओ। और फिज़िकल केमिस्ट्री की देखो अप्रोच आपको फिज़िक्स जैसे ही रखनी है, और वो एक अप्रोच जो बताता हूँ लेक्चर में लेक्चर। और सुनो, ये आपको लगता है ना कि बस ये एक वीडियो में, हर वीडियो में एक ही चीज़ दोहराते हैं, नहीं यार। अभी एक कमेंट में साइड में पेस्ट करूँगा, उसने सही में बताया कि आपने जो बताई है ना चीज़, डेली रिवीजन, उससे फ़र्क पड़ता है। जो बिल्कुल इस लेवल पे होते हैं ना, जिनको चीज़ें, मैं ये वीडियो उनके लिए नहीं बना रहा जिनको, अगर फिजिकल केमिस्ट्री का सिर्फ स्कोर वो हो रहा है टेस्ट और आप 120 140 जा रहे हो तो वेल एंड गुड, उनके लिए वीडियो नहीं है। ये जस्ट उनके लिए कि जिन्हें भाई साहब क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ नहीं आ रहा अब करना क्या है, मतलब बिल्कुल ज़ीरो लेवल वालों के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, मतलब इसमें बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें बिल्कुल नहीं करूँगा। अब बेसिकली इसमें दिखाया क्या जाएगा आपको, इसमें मैं बताऊंगा कि फिजिक्स का क्वेश्चन, वो फिजिकल केमिस्ट्री का आपने क्वेश्चन पढ़ा, अब आपके दिमाग में अप्रोच क्या आनी चाहिए करने के लिए। मैं कैसे करता था, मेरे को शुरुआत में आपको पता ही, मैं हिंदी मीडियम से था, तो बनने का तो भूल ही जाओ, क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा। इसके लिए वो तो एक गूगल ट्रांसलेट वाली चीज़ की। और जो डेली रिविज़न वाली चीज़ है ना, ये की कंसेप्ट है यार। हर आप बायोलॉजी, zoology, बॉटनी, वही उसके पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री, किसी भी टॉपिक, मैं कह रहा इससे अलग भी अगर आपको कुछ पढ़ना है ना, तो यही चीज़ करनी होगी। जिस दिन जो आज लेक्चर हुआ है उसके नोट्स बनाने हैं, उसके बाद आपको उस चीज़ का रिवीजन करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे उस दिन तब तक नहीं बनेंगे जब तक आपने वो आज का लेक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं किया हो। तो आप उस बहाने लेक्चर को क्या पता एक बार रिवाइज़ कर लो, कई लोग एक बार में कर लेते, कई 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में। जितनी बार रिवाइज़ करने में आपसे वो लेक्चर बन रहा है ना, तब तक आप पढ़ते रहोगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाने हैं। ये चीज़ है ना, ये आप मानते हो। तो इससे आपका क्या होगा, आज का लेक्चर तो स्ट्रॉन्ग हो गया। आप नेक्स्ट डे गए आपने यही चीज़ फॉलो करनी है। क्या नेक्स्ट डे आप गए, आपने लेक्चर 2 सीधा नहीं खोलना है जब तक पहले लेक्चर का कल कुछ, अब 10 मान लो डीपीपी में 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मेरे से भी 15 नहीं बनते थे। शुरुआत में तो 5-6 ही कर पाता था, लेकिन 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद ऐसे होने लगे थे 15 में से 12 क्वेश्चन। लेकिन फुल कभी ना, मतलब वो एक बोलते हैं ना शगुन हो जाना, तो वो एक क्वेश्चन का शगुन हो ही जाता था। कभी 15 गए नहीं मेरे 15 आउट ऑफ 15। फिजिकल केमिस्ट्री में उस टाइम इतने आते थे, अब हो सकता है 30-25 आते हों। तो फिर मैं क्या करता था, जो नेक्स्ट डे गया लेक्चर 2 तब तक नहीं खोला करता था जब तक मेरा फर्स्ट डे का रिवाइज नहीं हो रहा था। कल मैंने पढ़ रखा था, इसलिए आज कम टाइम लगेगा, ऑब्वियस है। और कल जो क्वेश्चन नहीं बने थे उनका, या तो वो नेक्स्ट लेक्चर से रिलेटेड होते थे, तो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन पे जाता था, और यदि उसी लेक्चर से रिलेटेड थे तो उनके फिर मैं कल जैसे सॉल्यूशन देख लिए होते थे मैंने, तो आज के दिन मैं फिर क्या करता था, खुद से अप्रोच करता था, खुद से उन क्वेश्चन को लगाता था, और अपने नोट्स को एक बार फिर से पढ़ लिया क्या क्या चीज़ें मैं मिस कर रहा हूँ। अब ये तो हो गया आपका सिर्फ डेली वाला रिवीजन, और ये क्यों करना है ये मैंने बता दिया, क्योंकि इससे आपका डेली का जो पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगा। फिर आपको एक वीकली रिवीजन रखना है। जैसे मैं क्या करता था, लाइक टेस्ट में ऐसा ही होता था हमारे, मान लो मोल कंसेप्ट चल रहा है, सॉल्यूशन ऐसे चल रहा है, तो जो मोल कंसेप्ट लास्ट वीक हुआ था ना, सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है, तो इस वीक के टेस्ट में मोल कंसेप्ट आता था, जिस वजह से क्या होता था, अब मैं पूरा चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट में अच्छे मार्क्स चाहिए होते थे। तो उस चक्कर में मेरे को सारे लेक्चर पढ़ने होते थे, जो कि मैंने एक शेड्यूल बना लिया था कि मंडे ट्यूसडे मैं फिजिक्स करूँगा, वेडनेसडे थर्सडे केमिस्ट्री करूँगा। अब केमिस्ट्री को भी डिवाइड कर लिया कि 1 घंटा केमिस्ट्री को देना है, तो 1 घंटे में ट्राई करूँगा कि ये सारे, अब आई नो 10-12 लेक्चर है मूल कंसेप्ट में, तो एक दिन में आप नहीं कर पाओगे, 2 दिन में नहीं कर पाओगे, 1 घंटे में मुश्किल है। तो आपको फिर टेस्ट के लिए ये अप्रोच रखनी है कि इस टेस्ट में, क्योंकि मूल कंसेप्ट ऐसा नहीं है सिर्फ एक बार टेस्ट में आएगा, वो आगे भी आएगा, तो इस बार ये अप्रोच रखनी है कि 1 से 5 लेक्चर एटलीस्ट इतना तो कर लूँ। 2 से 3 लेक्चर आज कर ले, 2 से 3 लेक्चर कल के दिन, जो आपने 1 घंटा दे रखा है रिवाइज करने के लिए टेस्ट के लिए। क्योंकि मैं मानता हूँ आपको दिन भर, मैं उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं, तो उनको शुरू से चीज़ पढ़नी होगी, 10 से 12 घंटे तो लेक्चर और नोट्स डीपीपी में दे रहे होंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 1 घंटा टेस्ट के लिए निकालना है। ठीक है, तो उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो जस्ट मैंने मतलब जो करना है बेस्ट करना है। 3-3 लेक्चर करूँगा, लेकिन ये 6 लेक्चर ऐसे करूँगा कि आगे चल के जब भी मूल कंसेप्ट का रिवीजन करना पड़े, तो जो बाकी बचे 4 लेक्चर हैं वो ही करूँगा। अब इससे क्या होता था कि ये 6 लेक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं 10 पढ़ेंगे, लेकिन 10 को ऐसे पढ़ते हैं कि उनसे क्वेश्चन आते हैं फिर बनते नहीं, तो भले ही 4 पढ़ो, 4 अगली बार पढ़ लेना, ऐसी अप्रोच में रखता था। और ये अप्रोच मैंने खुद से नहीं बनाई थी, मैंने एक वीडियो में देखी थी और सर ने बताई थी, तो वहाँ से ये अप्रोच आई कि हाँ पार्टली करूँगा, मतलब जितना हो रहा है उतना करूँगा। लाइक इस बार मान लो 2-2 चैप्टर आ रहे हैं, लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ कि एक चैप्टर को इतना स्ट्रॉन्ग करके जाऊँ टेस्ट में, वहाँ से कोई क्वेश्चन है वहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। फिर वो जो नेक्स्ट चैप्टर हो मैं अगले टेस्ट के लिए कर लूँगा। यदि टाइम है तो आप दोनों कर सकते हो, जो कि शुरुआत के दिनों में नहीं रहता है। अब मैं आपको पहले नोट्स दिखाऊंगा, फिर अप्रोच बताऊंगा कि मैं कैसे क्या करता था। बाकी इसमें आपकी काफ़ी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपको कैसे करना। देखो एक चीज़ और, ये इनिशियल डेज में जब मेरा मूल कंसेप्ट चल रहा था, सॉल्यूशन चल रहा था, तब मैं एक लेक्चर को 2-2 बार देखता था, क्योंकि उस टाइम मेरे को इंग्लिश समझ नहीं आती थी, और दूसरा पॉइंट जब इंग्लिश समझ नहीं आ रही तो वो चीज़ कैसे समझ आएगी। बताया ना, सॉल्यूशन चैप्टर को वेलियन बोलते हैं, मूल कंसेप्ट को मैं शायद गलत बोल दिया था, मूल अणु संरचना ऐसी कुछ उसका चैप्टर का नाम है, आप तो मैं भूल गया यार ना, ऑब्वियस है। चलो आते हैं। आप देख सकते हो ये मेरी फर्स्ट कॉपी है, 3 लगी थी मेरे को, 3 नोटबुक लगी थी। और बेसिकली ये मैंने सोचो, मतलब क्या है ना, केमिस्ट्री इतने में ही खत्म हो जाती थी हमारी, खत्म। मेरे को ध्यान है 11th-12th में इतनी पतली पूरी फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में वैसे ही बहुत कम लिखता था, तो जस्ट मैंने इसीलिए इतनी पतली खरीदी कि फिजिकल केमिस्ट्री है, मतलब 1/3 पार्ट है केमिस्ट्री का, तो इतने में हो जाएगी। लेकिन चलो अब देखते हैं, अब शुरुआत होती है, जैसे देख सकते हो आप, रोल नंबर नहीं है, चलो देखते हैं। अब ये लेक्चर 1
ये लेक्चर 1 ना मैंने पहले ही दिन लिया था, वो सॉरी लेक्चर 1 ये मैंने कहीं किसी और कॉपी में लिया था जब तक मैं नोटबुक लाया नहीं था। दैट्स वाई इसमें लेक्चर 1 नहीं, लेक्चर 2 से बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है ये मतलब 11th वालों को पढ़ाई जाती है। जब अमित महाजन सर ने पढ़ाया था तो ये बोलते रहे थे वो ये 11th वालों को पढ़ाई जाती है, मतलब बिल्कुल हर चीज़ का फुल फॉर्म बता रहे थे इसमें। लेकिन और सोच सकते हो आप, मैंने इसी चीज़ को बहुत बार रिवाइज़ किया है। वैसे इसका उतना ज़्यादा रोल नहीं पड़ा था, हाँ ये चीज़ पढ़ा था कि मास ऑफ एक मॉलिक्यूल क्या होता है, ये सब क्या होता है, लेकिन मैंने इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस शुरू में क्या है ना पता नहीं होता। मुझे लग रहा था बस यही पेपर में आता है। जब मैं देखा पीवाईक्यू में इससे रिलेटेड कुछ था ही नहीं, लेकिन ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी, मतलब मुझे लग रहा था ये क्वेश्चन ही जो आएंगे, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी थी सिर्फ, जो कि बता रही थी चीज़ों को हमें सिखाने के लिए पढ़ाई गई थी, और मुझे लग रहा था यही क्वेश्चन आता है। लेकिन हाँ आगे जैसे ही लेक्चर पढ़ेंगे तो फिर वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये आप देख सकते हो, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। ये जो मैं देखो जैसा आपको फिजिक्स में बताया था वैसे इसमें हाईलाइटेड पॉइंट आपको मिलेंगे कि पूरा करने के बाद जो एक एंड रिजल्ट आता है उसको ही मैंने याद करना है, और जो हाईलाइटेड जगह पे ये अंडरलाइन कर रखा आप चेक कर सकते हो। इसको मैंने शॉर्ट नोट बनाए थे, अब वो पेजेस में बनाए थे तो वो मिल नहीं रहे हैं, दैट्स वाई मैंने इसमें दिखाया नहीं है, लेकिन वो इस फॉर्म में बनाए थे। आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप एक पतली सी कॉपी लो, उसमें ये सारे हाईलाइटेड पॉइंट लिख लिया करो जिससे आपके पास वो हमेशा रहे। कि हाँ ये IPMT 2011 मतलब उस टाइम मैं हर एक क्वेश्चन कॉपी कर रहा था, और मतलब ये मैंने लास्ट तक चीज़ फॉलो की, क्योंकि मैं जब अपने नोट्स रिवाइज करता ना तो सारे के सारे क्वेश्चन में नोट्स से ही रिवाइज कर लेता था। मेरे को कोई PDF कहीं और मतलब नोट्स अपने इतने अल्टीमेट बनाओ आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता ही ना पड़े। यदि आपको पढ़ने का मन करे सीधा नोट्स उठाए, अपनी कॉपी उठाए बस। तो ये 2011 का तो ये 2011 का आपका PYQ, और ये आप देख सकते हो ये हिंदी में सर ही लिखवा देते हैं अमित महाजन सर, कि जिसके मोल ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल भी ज़्यादा। ये शॉर्ट मेथड है, तो इससे क्या होता है ना क्वेश्चन मान लो क्वेश्चन में सब चीज़ सेम आई, तो उसमें उन्होंने बताया था कि एक ट्रिक है, मतलब ये ऐसी अप्रोच है, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, जल्दी क्वेश्चन करना है, तो जिसके मोल ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा, तो नंबर मॉलिक्यूल किसमें ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। अब हर चीज़ बताऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हर देखो IPMT 2016 एम्स 2003 ये मतलब जो वो अपने नोट्स में करवा देते ये वो PYQ में, ऐसा सारे PYQ वो करवाते भी नहीं थे, मतलब उनका एक अलग से लेक्चर लेते थे उसमें करवाते थे, इसमें जितने पॉसिबल। लेकिन एक चीज़ सही थी, सर टॉपिक वाइज करवाते थे, लाइक इस टॉपिक से जितने आते थे देखो आप, मतलब आप देखो ये फिजिक्स जैसी अप्रोच थी सर की, मतलब उनकी अपनी खुद की MR सर जैसी। देखो ये आप उन्होंने पहले तो ये वो चीज़ पढ़ाई, नंबर मॉलिक्यूल नंबर मोल कैसे निकालने हैं। उसके बाद देख सकते हो आप क्वेश्चन देखो, एक तो ये क्वेश्चन 1 2 3 ठीक है, और एक यहीं पे था 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब वो तो मुझे लग रहा है और ज़्यादा क्वेश्चन करा रहे थे। एक पर्टिकुलर इतना छोटा टॉपिक हुआ 17 क्वेश्चन। अब आप सोच सकते हो उनका 1.5 घंटे का रिकॉर्डेड लेक्चर आता था, जिसमें मेरे को 2.5 से 3 घंटा 2.5 घंटा तो लग ही जाता था, क्योंकि आप सोच सकते हो इतने सारे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करने मेरे को। ये 18वां क्वेश्चन सोचो भाई, इतने से टॉपिक के, क्योंकि उन्हें पता था ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद ये 4th लेक्चर हुआ। अब मेरा वही तो रहता था, जब तक कि मैंने 3 लेक्चर रिवाइज नहीं किए ना तब तक मेरा 4th लेक्चर नहीं खुलेगा। अब आते हैं, अब ये हाईलाइटेड पॉइंट ये रेड पेन से मैंने कर रखी है। शुरुआत में मैं कुछ ज़्यादा यूज़ करने लगा था, क्योंकि हर पॉइंट को हाईलाइट कर देता था, जब पता नहीं था। धीरे धीरे पता चला क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, और आप जैसे ही पढ़ते रहोगे, आप PYQ करोगे, आपको खुद से पता चलने लगेगा क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं है। ये देखो कि 1 मोल हैज़ मास, मोलर मास, 1 मोल हैज़ पार्टिकल, एवोगाड्रोस नंबर, ये सारी चीज़ मैंने लिख रखी थी, क्योंकि शुरू में बेसिक ही कमज़ोर थे यार, समझो। तो जिनके सही में बिल्कुल 0 लेवल पे हिंदी से इंग्लिश चेंज किया, या हिंदी में ही हो, आप हिंदी मीडियम वाले देख रहे हो, आपको अपने बैच को प्रॉपर फॉलो करना है। जो टीचर पढ़ा रहे हैं हर एक चीज़ शुरू में याद करनी है, फिर जैसे जैसे आप PYQ करोगे आपको हर चीज़ पता चलने लगेगी क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो बस ऐसा आप देख सकते हो। ये अब आप सोच सकते हो ये अभी वही चल रहा है मूल कंसेप्ट में मेरी आप पूरी कॉपी ही चली गई। तुम देखो 5 जुलाई 2021 ठीक है, देख सकते हो रेडॉक्स वाला चैप्टर स्टार्ट हो गया है 7 जुलाई 2021। अब इसमें सर ने बताया था ऑक्सीजन क्या होता है, रेडॉक्स मतलब बेसिक से पढ़ाई है। तो मैं बोलूँगा कि वो यकीन 2022 जो मेरा बैच था बढ़िया था, मतलब हर चीज़ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई गई थी उसमें, क्योंकि वो पहले लिया था, वो लाइक 2 पॉइंट आता है, वो प्रॉपर ड्रॉपर के लिए आता है। ये उन्होंने बता रखा था कि जो फ्रेशर यानी कि फर्स्ट टाइम ड्रॉपर फर्स्ट टाइम नीट की तैयारी करें उनके लिए बैच है। तो ये आपका रेडॉक्स अभी भी चल रहा है, और देख सकते हो सारे हाईलाइटेड पॉइंट जो एन फैक्टर होता है वो कैसे निकालते हैं, ये हर एक चीज़ मैं इससे यही बताऊंगा। हर एक चीज़ लिखी हुई है, हर एक चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन भी लिखे हैं। सर जो ट्रिक बताते थे वो भी लिखी हुई है, जो सर से पढ़ते उन्हें पता हो ये फ्यूजन क्या होता है। ठीक है, ये सारे देखो ये आपके वो पर्टिकुलर टॉपिक, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि इसका रोल जो है ना रेडॉक्स का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जब तक आपको ये चैप्टर नहीं आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपसे नहीं बनेगी। सॉल्यूशन चैप्टर जैसे ही स्टार्ट होता है सॉल्यूशन चैप्टर। अब देखो लेक्चर 1 सर ने बता दिया था, या फिर ये मैंने खुद से एनालाइज किया था, लेक्चर 1 इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर नीट, जस्ट उन्होंने समझाने के लिए कि सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट। अब उस टाइम मेरे को मतलब सॉल्वेंट में जानता नहीं था, सॉल्वेंट में मैंने गूगल ट्रांसलेट लिखा, मैंने अच्छा इसको विलायक कहते हैं, सॉल्यूट को विलय, ऐसे कुछ था यार, मैं अभी भूल गया हूँ, सच में हिंदी भूल गया हूँ मैं। हाँ देखो फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी सॉलिड, तो इसमें भी मतलब मैंने काफ़ी बार पढ़ा, फिर मैंने PYQ देखे, ये खुद से लिखा था मैंने कि नॉट इंपॉर्टेंट, इसको दोबारा तो जैसे ही रहता था तो मैं हमेशा जैसे मैंने लिख दिया है इसमें कि लेक्चर फर्स्ट नॉट इंपॉर्टेंट, तो मैं जाऊँगा और जब मैं रिवाइज करूँगा तो लेक्चर 2 से रिवाइज करूँगा, ना कि लेक्चर 1 से, ये चीज़ रहती थी। ऐसे आप देख सकते हो पूरा ये पूरे जैसे थ्योरी वाली पार्ट, ये पूरा लेक्चर 1 निकला है। अब इसको मैंने ज़्यादा रिवाइज नहीं किया, दैट्स वाई कि मुझे पता था कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा, इसको बस अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना था। फिर बस ये हाईलाइटेड पॉइंट यहाँ से देखो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, यहाँ से एक नई क्वेश्चन आता ही आता है, तो हर चीज़ देखिए आइडियल सॉल्यूशन क्या है, इसमें ये है। फिर उसमें नॉन आइडियल का होता है वो 17 जुलाई 2021, मतलब अगले ही साल मेरा इसका नीट 2022 का पेपर हुआ था 17 जुलाई 2022।
तो अब देखो हर चीज़, ये मैं ऊपर जो चीज़ लिखता था ना, इसकी मैंने रिमेंबर अपने याद करने के लिए लिख लेता था, क्योंकि जैसे मैं बताया नहीं, सर ने यहाँ कुछ हाईलाइट किया, यहाँ कुछ लिखवाया, अब मेरे को याद नहीं, तो एक मेरे पास छोटी डायरी रखी थी, मैं जैसे बता रखा है उसमें मैं लिख लेता था पॉइंट। फिर वो पॉइंट मैंने अपने मतलब या तो स्टडी टेबल पर चिपका लिया, वॉल पर चिपका लिया, ताकि वो फॉर्मूला पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट है वो मेरे को याद रहे। लेक्चर नंबर 8, मतलब ये आपको हर लेक्चर में सेम मिलेगी चीज़। ये 2020 का आपका PYQ, आप इससे बस आइडिया ले सकते हो, ठीक है, कि कैसे क्या लिखेंगे। सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, मैंने बहुत कम स्किप किए क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने नोट्स ही अपने अल्टीमेट बना रखे थे, ताकि मेरे को और चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। ये आपका यहाँ सॉल्यूशन चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर, आप इसमें देख सकते हो हर एक लेक्चर के, हर एक पर्टिकुलर लेक्चर के मैंने नोट्स बना रखे हैं, क्योंकि मैं यदि ये स्किप किया, बैकलॉग बना, फिर पूरा मतलब पूरी वो जो होती है ना सीढ़ी जिस पे आप चढ़ रहे हो, तो वो पूरी टूट जाती है। जैसे 99 पे आपने लूडो खेला हुआ, पूरा 0 पे 10 पे ला देता है, वो सेम ऐसा हो जाता है। यदि आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई, फिर समझ नहीं आने लगता है। इसलिए डेली का डेली, मैं कह रहा हूँ डेली की लड़ाई जिसने जीत ली, वो एट द एंड इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं सिलेक्शन ले रहूँगा, कि मैं सिलेक्शन लेके ही जाऊँगा। ये स्टेट्स ऑफ मैटर ही चल रहा है, चार्ल्स लॉ, ये उसके मतलब ये सर ने अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, फिर उसकी ये वो बताए फॉर्मूला, फिर उसके बाद मतलब डेरिवेशन जो बोल सकते हो आप, और फिर उसके बाद ग्राफ रिलेटेड, क्योंकि ग्राफ से कुछ। हाँ, तो जैसा कि इस बार ये स्टेट्स ऑफ मैटर हट चुका है नई NCERT में, तो इसको स्किप ही करते हैं, ठीक है, फालतू में इसको आपको नहीं पढ़ना है जो चीज़ है। तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर पे ये पूरी कॉपी मेरी एंड हो जाती है। इसमें भी 8 से 9 लेक्चर, जबकि इससे 1 से 2 ही क्वेश्चन आता है। अब क्योंकि इसमें इतने लेक्चर क्यों लग रहे हैं आप खुद सोचो, क्योंकि ये बेसिक से पढ़ा रहे थे, क्योंकि और मुझे तो सही भी लगा कि हाँ भाई लगने दो लेक्चर, क्योंकि मेरे को चीज़ आती नहीं है। तो बस ये वाली कॉपी स्किप करते हैं, सेकंड कॉपी पे आते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है, ठीक है। फिर मेरे को पता चल गया था भाई इतनी कॉपी में कुछ नहीं होना, तो इस बार मैंने ये कितने पेज की, 414 पेजेस की है। चलो सबसे इसमें तो स्टार्ट करते हैं अपन कहाँ से, ये देख सकते हो तुम, ये मैं भाई डॉक्टर विवेक मिश्रा @ इंस्टाग्राम, मतलब मेरे को ऐसी बनानी थी आईडी, खैर ऐसी बनाई नहीं, doc.vv के बनाई है मैंने। लेकिन देखो मतलब विश्वास था ना, विश्वास था मुझे अपने ऊपर, इतने 80 नंबर आने के बाद भी जब मैं पढ़ता था, इतना विश्वास था यार मेरे को, ठीक है। ये तुम्हें लाना पड़ेगा अपने अंदर, यकीन 2022 बैच। तो केमिकल काइनेटिक्स जो कि 12th का चैप्टर है, और सॉल्यूशन भी 12th का चैप्टर ही था वैसे, तो इसमें भी देख सकते हो मतलब बेसिक से ही मिलेगा आपको। सर ने बेसिक से ही पढ़ाया था, 10-10, 12-12 लेक्चर लिए थे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और मेरी स्ट्रेटजी ही वही रही थी कि जब तक मेरा पहला लेक्चर कंप्लीट नहीं होगा मैं सेकंड में नहीं जाऊँगा। ये देखो वो तो चीज़ चलती रही है, अपने सर ने पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया, पर्टिकुलर टॉपिक है, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि 2019 में आया भी है। फिर रेट लॉ क्या होता है, एक चीज़ जो कि मतलब 12th बोर्ड के हिसाब से भी पढ़ाया जाता है, कि उसकी डेफिनेशन सब चीज़ सर ने लिखवाई थी। और शुरू में मेरे को लगता था कि यार ये तो हर चीज़ लिखवा रहे हैं, नीट में तो बस ऐसा क्वेश्चन आता है ये वो। लेकिन जब मैंने देखा नीट में जैसे NCERT से रिलेटेड लाइन उठ के आ जाती है, रेट लॉ ही पूछ लेंगे, 4 स्टेटमेंट दे देंगे, पूछेंगे इसमें से कौन सा फर्स्ट लॉ है, कौन सा सेकंड, ऐसा पूछ लेंगे। तो सही थे वैसे, लेकिन उस टाइम क्या होता है जब हम पढ़ते हैं लगता है कि टीचर बहुत पढ़ा रहे हैं, इतना तो रेलेवेंट ही नहीं है ये वो, हम खुद से डिसाइड करने लगते हैं। जबकि वो टीचर इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें एक्सपीरियंस है कि क्या आ सकता है। ये आपका देखो, अब इसको क्या ना देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेट कांस्टेंट हमारे हिंदी में बोलते थे दर स्थिरांक। मैंने ये चैप्टर 12th में अच्छे से पढ़ रखा था, क्योंकि मतलब 12th में तो पढ़ ही लेते हम थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं नीट लायक नहीं पढ़ा था बोर्ड के हिसाब से। तो मेरे को रेट कांस्टेंट समझ नहीं आया, तो मैंने इसकी हिंदी निकाली, फिर मेरे को पता चला दर स्थिरांक, ये तो वही वाला। हाँ, तो ये आपका पर्टिकुलर टॉपिक, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सर ने करवाए थे, और मैंने एक ही कॉपी किया था, 2 मैंने स्किप कर दिए थे। यहाँ तक आते आते क्या ना मेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और मेरे को टेस्ट के लिए रिवाइज करना होता था, मेरे को और भी पुराने चैप्टर पढ़ने होते, तो इस टाइम कम बचता था, और मैं PDF से मेरे को आदत हो गई थी क्वेश्चन करने की, तो मैं इस टाइम स्किप करने लगा था। तो मैं वही कह रहा हूँ, आप धीरे धीरे खुद जब स्टेप से आगे बढ़ोगे ना, तो आप खुद अपने आप डिसीजन लोगे। शुरुआत में हमें सारी चीज़ें फॉलो करनी होती हैं। ये आपका लेक्चर 2, ठीक है। अब मैं डेट नहीं डालना, डेट डालना छोड़ गया लगता है मेरा आदत। ये उससे रिलेटेड कल वाले क्वेश्चन से रिलेटेड तो देख सकते हो टॉपिक पर्टिकुलर, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सॉरी, ये हाँ ये टॉपिक, और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पर्टिकुलर टॉपिक, ये उससे रिलेटेड ग्राफ, ये पर्टिकुलर टॉपिक, और ये ट्रिक बताई थी सर ने को जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कैसे फाइंड करना है, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड 1 2 3 4 5 6 ये क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, तो भाई बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब आप देख सकते हो, ये अब मैं स्किप कर रहा हूँ, आपको समझ आ गया होगा कि मैंने हर चीज़ ग्राफ हर चीज़ नोट की है, ठीक है। हाँ, ये वाला पार्ट जो था ये मैंने इसमें बहुत एफर्ट लगाया, लेकिन बाद में पता चला ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब यहाँ से JEE में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, नीट में बहुत कम चांस हो, लेकिन मैंने इसमें बहुत एफर्ट लगाया था। तो ये मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा सा PYQ के लिए, इसलिए इस टाइम क्या है ना, PYQ में ज़्यादा ध्यान नहीं देता था मैं, सिर्फ नोट्स। तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ी सी सेल्फ एनालिसिस करनी है PYQ की। ये चीज़ सही में मैंने मतलब बाद में मेरे को रिग्रेट हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इसमें बहुत एफर्ट लगाए थे, और फिर पता चला ये क्वेश्चन आते नहीं है, वो बहुत ज़्यादा टफ थे, जैसे नीट में नहीं पूछते, बहुत ज़्यादा डिटेल, मतलब बहुत रेयर चांस है जब ये नीट में ऐसा क्वेश्चन आए। लेक्चर 5 ये पर्टिकुलर देखो, ये वाली ऐसी क्वेश्चन मुश्किल आती है, ठीक है। यहाँ चलो, ये आपके ग्राफ, ये सारे ग्राफ थे फर्स्ट ऑर्डर के, जीरो ऑर्डर के, और एक साथ करवा दिए थे सर ने, ताकि आप अच्छे से रिमेंबर रख सको इनको। तो स्किप करते हैं इसको। ये आपका स्टेट्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स हो गया। अब ये सॉलिड स्टेट, ये शायद हट चुका है, तो इसको भी बाकी बताऊंगा कि ये पूरी NCERT वाला पार्ट सर ने लिखवाया था, देख सकते हो आप। तो ये मतलब ये चैप्टर मेरे को बहुत टफ लगा था, क्योंकि ये मतलब लगा था बहुत, इसमें ये क्रिस्टल फाइंड करना, वो सबसे ज़्यादा एफर्ट अगर मैं लगाए होंगे पूरी फिजिकल में सॉलिड स्टेट में लगाए थे। सही हट गया भाई, सही हट गया ये चैप्टर, बहुत दिमाग खाता, और लास्ट में इतने ईजी क्वेश्चन आ जाते हैं, इससे कि फिर लगता है कि यार इतना सब पढ़ा, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, अब आ जाते हैं अपन थर्मोडायनेमिक्स में। ये आई थिंक ये चैप्टर है, क्या इसमें ये चैप्टर है,
है आता है जा रहा है। हाँ, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स तो ये आपका थर्मोडायनेमिक्स 25 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। तो इसमें देखो सबसे पहले तो ये एनसीईआरटी वाला पार्ट वही सबकी डेफिनेशन, क्योंकि ये पूछ लेते हैं स्टेटमेंट में, ठीक है। सारा पार्ट ये एक्सटेंसिव क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या, आप देख सकते हो। मतलब ये चीज़ आप जहाँ देखोगे ना सबसे ज़्यादा आपको दिखेगी एकदम भरा हुआ पेज, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा बार पढ़ी। मैं इसमें बहुत कन्फ्यूज रहता था, बहुत सारी टिक लगाएंगे क्या इंटेंसिव होता है क्या एक्सटेंसिव होता है, और जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं वो सारी इंटेंसिव होती है। मतलब हिंदी में आप देखो इसमें भी लिख रखा है, जैसा आपको याद हो सके भाई वैसा लिखो। आपको सिर्फ क्वेश्चन बनाना है नीट में, कोई जरूरत नहीं, कोई मैटर नहीं करता आप किस मीडियम से क्या कर रहे हो, सिर्फ आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए जैसे ही बने। ये प्रॉपर ये सारा आप देख सकते हो, ये नोट से पूरा ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूरी डिटेल लिखी हुई है। फिर उससे रिलेटेड ये 3-4 क्वेश्चन, फिर एंथैल्पी क्या है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, आपकी हीट कैपेसिटी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी, उसके फॉर्मूला, ये बहुत मतलब इसके मैंने खुद से मतलब एक पेज पर मैं हमेशा कम से कम 5-6 बार इसके सारे फॉर्मूले मैंने खुद से लिखे थे, हर 2 हफ्ते का गैप देके नोट्स में, शॉर्ट नोट टाइप में। एक बार नहीं बनाया, मैं बार बार उसको खो देता था पेज को, तो बार बार बनाता था और इससे चीज़ें याद भी हुई थी मेरे को। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मेरे को ये भी टफ पार्ट लगा था याद करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन करना होगा थर्मोडायनेमिक्स में। फिर आती है इसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट आ जाता है, हेस लॉ वगैरह, ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आता है। थर्मोकेमिस्ट्री इसके नेक्स्ट वाली पार्ट होती है। एंट्रोपी, हाँ चलो ये एंट्रोपी से रिलेटेड सर ने पहले तो टॉपिक पढ़ाया पर्टिकुलर, फिर उससे रिलेटेड आपको आगे क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि पर्टिकुलर टॉपिक हो चल ही रहा है जब से, फिर उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ये देखो पूरे पेजेस में क्वेश्चन ही मिलेंगे, ये चीज़ है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अपन इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम ये सर ने वही है कि टॉपिक पढ़ाया पर्टिकुलर, फिर उससे रिलेटेड फिर टॉपिक पढ़ाया। अब उससे रिलेटेड आगे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। उस चैप्टर को मतलब लोग बोलते हैं ना कि आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत टफ है, मेरे को सबसे ईजी और सबसे अच्छा जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर था जिसके मैं रियली क्वेश्चन गलत करता था वो था मेरा आयनिक इक्विलिब्रियम। और ये आयनिक इक्विलिब्रियम जब मैंने पढ़ लिया, ये देखो क्वेश्चंस, उसके बाद पता चला था ये टफ चैप्टर था। अब है पता क्या होता है कि माइंडसेट होता है, आपको पहले से ही पता चल जाए ये टफ चैप्टर ईजी, तो हमारे दिमाग में धारणा बन जाती है। फिजिक्स का डर आता तो इसी वजह से कि फिजिक्स टफ है, आई नो टफ है, लेकिन इतना वो बन गया है पहले से लगने लगता है। नीट वाला इंस्टीट्यूट पहले ही डर जाता है टफ है। आप सोचो उस दिन मेरे को पता चल गया कि अगर मेरे को पता होता है कि इक्विलिब्रियम इतना टफ है तो शायद मैं उसको अच्छे से कर पाता, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि इक्विलिब्रियम टफ है। मैं पढ़ता गया, डेली का रिवाइज करता रहा। जब मेरा मतलब एंड वाला लेक्चर आया तब पता चला, जब सर ने डिस्कस किया कि बच्चों को बहुत टफ लगता है। मैं कह रहा मेरे से सारे क्वेश्चन बन रहे यार, ये टफ लगता है, तब इजी वाला तो मेरे से बन ही जाएगा। तो ये चीज़ होती है, अपना माइंड सेट क्लियर रखो। यानी कि इक्विलिब्रियम आपका हो गया, और ये पर्टिकुलर टॉपिक चल रहे हैं उससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। इसमें सर ने बहुत क्वेश्चन कराए थे, देख सकते हो ये क्वेश्चंस हैं। इवन मैंने इसके कुछ पेजेस निकाल लिए थे जिसमें पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और जिनको मैं बार बार गलत करता था, इस वजह से मैंने पर्टिकुलर पेजेस ही निकाल दिए कि मेरे को फिर से पूरी कॉपी ना खोलनी पड़े, और एग्जाम के पहले भी सिर्फ मैं वो पेज देख के जाऊँ, क्योंकि उस पर्टिकुलर टॉपिक से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन गलत किए थे। तो मैं उसको डेली मॉर्निंग में, इवनिंग में 2-4 बार देखा, तो फिर वो टॉपिक भी बनने लगा था। ये हाईलाइटेड आपको चीज़ मिलेगी, ये हाईलाइटेड फिर मैं शॉर्ट नोट में लिखता था, वो सेम ही है पूरा, देख सकते हो आपको पूरे। ये नीट 2018 का PYQ, और ये आपका AIPMT 2015, नीट कर्नाटका 2013, ये CET आई डोंट नो ये कौन सा एग्जाम है, कर्नाटका का होगा कुछ 2012, FMC का 2012, ये PYQ सर ने लगवा रखे थे, क्योंकि इससे PYQ रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं, देख सकते हो। तो यहाँ ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस उसी का टॉपिक है। अब आप जितने PYQ करोगे ना, आपको उतना अंदाज़ा होगा कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो PYQ खुद से देखना, ट्राई करना, और ज़्यादा पहले एनालिसिस नहीं करनी, पहले आपको चैप्टर पूरा पढ़ना है सर के साथ, फिर आपको एनालिसिस में दिमाग लगाना है। 2017 का PYQ बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखो, KSP से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें KSP की वैल्यू पूछते हैं, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से सही में इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे लिखा होगा, पास करो, इंपॉर्टेंट लेक्चर, सही में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, फिर किस्मत पर डिपेंड करता है। 2020 ये चल ही रहा है, pH ऑफ एसिड, मतलब काफ़ी बड़ा चैप्टर, आई नो काफ़ी बड़ा चैप्टर है। ये आपका एटम, ठीक है, एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सितंबर में स्टार्ट हुआ था। देखो आप देख सकते हो 15 से 20 दिन हर चैप्टर में लगे हैं। इसके बीच में अच्छे से पढ़ लेता था, अच्छे से एक बार में ही अच्छे से लेक्चर कर लेता था, फिर सीधे टेस्ट के टाइम पढ़ता था। और बस ये एटम आपका चल रहा है, ये पूरी थ्योरी से रिलेटेड ही क्वेश्चन हमने करवाए थे, क्योंकि आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन रेयर चांस होता है। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोडायफर, ये क्या होता है, ये पूरा वेव, ये आपका, हाँ ये वाला जो वेव नेचर, ये वाला आपका फिजिक्स में ही पार्ट है, तो काफ़ी हेल्प हुई थी कि यहाँ पढ़ लिया फिर फिजिक्स में पढ़ लिया, तो सेम ही था अप्रॉक्स वही। और ये से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ये ऐसे ही फिजिक्स में आते हैं, थोड़ा बहुत लिंक ऐसे ही आते हैं, मतलब उसमें भी ऐसे ही पूछ लेते हैं, कभी वेवलेंथ पूछ ली, ठीक है, ये चीज़ होती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सीरीज से भी आ जाते हैं, हम प्रेस सीरीज, लाइमन बामर, इससे उसमें आ जाते हैं, फिजिक्स में भी क्वेश्चन आते हैं। तो बस ये आपका एटम हो गया, इसको स्किप भी करते हैं जल्दी। देखो बहुत हर में पर्टिकुलर 9-10 ऐसे लेक्चर लगी है। ये वाली आपकी कॉपी एंड होती है। ये कॉपी इसमें मतलब मैं स्टार्टिंग में थी मेरे पास, तो इसमें देखो जब मैंने हिंदी के यूट्यूब से लेक्चर लेना स्टार्ट किए थे, GOC, उस टाइम शायद कोई चैनल थी, मेरे को ध्यान नहीं आ रही, उसमें हिंदी के लेक्चर डले हुए थे। तो फिर मैंने वहाँ से सिर्फ 2-4 दिन पढ़ी, फिर सच में कुछ समझ नहीं आया, मैंने कि चल क्या रहा है यार, ये GOC सामान्य काल्पनिक रसायन बोलते हैं, प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। मेरे को इंडक्टिव इफेक्ट सही बताऊँ ईजी लगता है पढ़ने में, सही बताऊँ तो ये चीज़ देखो बस खत्म, इतना ही पढ़ी मैंने, थोड़ी बहुत पढ़ी होगी। फिर मोल्स, ये फिजिकल केमिस्ट्री निकाली, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, हिंदी वाला तो मेरे को और समझ नहीं आता था उस टाइम मेरे को, क्योंकि मैं उसमें 0 था। फिर बस खाली, क्योंकि यूट्यूब से भाई मन ही नहीं लगा मेरा पढ़ने का। फिर तो ठीक ट्रिग्नोमेट्री सब लिखा होगा इसमें, लेकिन लास्ट में इसमें फिजिकल केमिस्ट्री ही है मेन।
ये वो जो आया था ना सर का सबसे फर्स्ट क्रैश कोर्स आया था उम्मीद, जिसमें लेक्चर पढ़ा रहे थे, ये वहाँ से मैंने पढ़ने का बहुत कोशिश किया, लेकिन जब मैं नोट्स बना पाया था और मेरे को समझ नहीं आती थी चीज़ें, उस टाइम तो और इंग्लिश नहीं बनती थी। तो जस्ट ये देखो आप बस इतना ही लिखा था सर मैंने, ये वेक्टर तक पहुँच पाया था बस। फिर मैंने बैच ले लिया, वहीं से पढ़ना स्टार्ट किया था। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, यहाँ ये काइनेमेटिक्स का है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं अपन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट पार्ट है, चैप्टर है, और ये 2 से 3 क्वेश्चन तो देखे ही जाता था, देखो अभी भी देखे जाता है 3 से क्वेश्चन, 3 से 4। इसमें मैं बताऊँ ये आपसे तब तक नहीं बनेगा, इसके आगे वाला जो पार्ट है, जब तक आपको रेडॉक्स रिएक्शन अच्छे से नहीं आता है। तो देख सकते हो पहले तो थ्योरी वाला पार्ट, मेटालिक कंडक्टर, ये क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर, इससे मतलब बोर्ड में ज़्यादा बोर्ड से रिलेटेड है ये चीज़। नीट में देखो आ सकता है, एनसीईआरटी पे जाता है तो इसलिए हमने सब पढ़ाया था, लेकिन ये उतना ज़्यादा उस टाइम मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लगता था। हाँ, यहाँ से जहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट था वहाँ से बहुत ज़्यादा ध्यान देता, जैसे इससे क्वेश्चन आ जाती है, कप्पा लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी हाँ ये पूछ लेते यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ये कोलबर्ट्स लॉ से क्वेश्चन सर ने बताया था, आता ही आता है 2016 जेईई 2015 में आया था, जेईई 2013 जेईई सर ने जेईई के क्वेश्चन लगवा रखे थे। फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाँ सेल वाला इसमें जो पार्ट है उसमें बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, सॉरी चलो स्टार्ट करें, ठीक है। ये सेकंड लेक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये सर ने बता रहा है डेल जी इक्वल टू माइनस NFE, और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन सर ने करवाए थे, PY भी करवाए थे, जिससे मेरे को पता चला था ये इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, आपको याद करनी होती है, सर ने ट्रिक बता रखी थी उसके, देखो लीके का कहने मांगी, अलमारी मनी, जमीन कार, फ्रिज, CD को सर नहीं, इसने प्रवाही कुटी होगी आज, ये सब और मेरे को याद है अभी भी। और ये पर्टिकुलर टॉपिक के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, सर ने काफ़ी बार करवा रखा था उसको। और बस ये देख सकते हैं सेल वाला पार्ट हो गया, जहाँ से फेराडे लॉ से भी क्वेश्चन आता है। तो यही तो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और पर्टिकुलर एक टॉपिक से आते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आप PY से अच्छे से पता कर सकते हो। अब काफ़ी लंबी हो चुकी है वीडियो, देख सकते हो आप। ये आपकी सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है, आई थिंक सरफेस केमिस्ट्री हट चुका है चैप्टर। तो ये थ्योरी वाला चैप्टर था सर ने, लेकिन काफ़ी थ्योरी लिखवा रखी थी। इसमें मैंने गलती ये की कि मैंने सारी थ्योरी लिखी थी अलग से बैठे, क्योंकि अब मैंने पता शुरुआत में क्या किया, मैंने नहीं लिखी, मैंने कहा ये थ्योरी वाला है, मैं इसको NCERT रीड करूँगा या फिर उससे पढ़ूंगा मोबाइल से। तो NCERT मैंने खरीदी नहीं थी केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। जबकि सेकंड टॉपिक मैंने खरीद ली थी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए। तो फिर मैंने ये लिखा नहीं था, मेरे को ये चैप्टर का मैं हर एक क्वेश्चन हर बार गलत करता था, उस टाइम आता था। फिर मैंने इसके जब नोट्स बनाए तो बस नोट्स बनाए खुद से, उस पर ध्यान दिया, एक बार 2 बार पढ़ा, सारे क्वेश्चन बनने लगे। तो ये होता है नोट्स बनाने का फ़ायदा। तो मैंने चीज़ें बता दी हैं कैसे क्या करना था, और अप्रोच आपको शुरू में ही क्लियर कर दी कि आपको पर्टिकुलर लेक्चर पूरा पढ़ना है, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाने हैं, फिर नेक्स्ट डे वही करना है। काफ़ी धूप रखी है, बहुत ज़्यादा पसीना आ गया। तो आई थिंक सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे, और टेस्ट आपको मिस नहीं करना है। टेस्ट में जो चैप्टर आ रहे हैं उनके लिए आपको पढ़ना ही पढ़ना है, भले ही आप आधा चैप्टर पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि आधे चैप्टर में से जो क्वेश्चन है आप वो गलत ना करो। और बस अब इसके बाद आपको जो क्वेरीज, जो डाउट बच रहे हैं वो आप कमेंट्स में डाल देना, तो मैं शॉर्ट में क्लियर कर दूँगा, शॉर्ट वीडियो में। थैंक यू।